नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसके पहले हमने बताया था कि कैसे सातवाहन वंश के अंतिम शासक सत्यकीर्णी की हत्या कौन करता है? श्री गुप्त ने हत्या करके गुप्त वंश की स्थापना की। किसने? सातवाहन के अंतिम शासक सत्यकीर्ति की हत्या किसने की? गुप्त वंश ने। और गुप्त वंश ने के शासक श्री गुप्त ने हत्या करके एक वंश गुप्त वंश की स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि श्री गुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। भारत के कितने महाजनपदों को जीता? 6 महाजनपदों को जीता था। क्लियर? इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। श्री गुप्त बने, श्री गुप्त के बाद घटोत्कच आया, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। तो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से साथ विवाह किया। इसने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की। लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि श्री गुप्त वंश का अगर सबसे महत्वपूर्ण शासक था तो वो कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बना। कौन बना? समुद्रगुप्त बना। ठीक है। गुप्त वंश का स्ट्रक्चर समझ में आया? सबसे पहले कौन बना? श्रीगुप्त बना। श्रीगुप्त ने सातवाहन वंश के अंतिम शासक सत्यकीर्ति की हत्या करके गुप्त वंश की स्थापना की। उसके बाद कौन शासक बना? घटोत्कच बना। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। उसके बाद इसे एक पुत्र प्राप्त होता है समुद्रगुप्त। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बनता है। अब हम समुद्रगुप्त पे बात करने वाले हैं। समुद्रगुप्त जो था वह क्या था? संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। ठीक है। महापराक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत देश का नेपोलियन। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यह भी एक महान प्रतापी शासक था जितने भारत में शक कौन था? विदेशी थे के आक्रमण को विफल कर दिया था। शकों के आक्रमण को इसने क्या किया था? विफल कर दिया था। इसने भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के अगर कोई पूछे सबसे पहले किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश के शासन काल में। कालिदास, आर्यभट्ट, बारामिही, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान के शासन काल में थे। सारे विद्वान, कालिदास हो गए, आर्यभट्ट हो गए, बारामिही हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, सुश्रुत हो गए, ये सब किस वंश के शासक थे? किस वंश के विद्वान थे? गुप्त वंश के विद्वान थे। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने सूर्य के सिद्धांत की रचना की थी, आर्यभट्ट ने। बारामिहिर कौन था? बारामिहिर एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है। उसके बाद कालिदास ने मेघदूतम, कुमार संभवम की रचना की। कालिदास की रचना कौन कौन सी है? मेघदूतम, कुमार संभव। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया? कुमारगुप्त अगला शासक बना। अब हम बात करेंगे कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अगर कोई पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासनकाल में हुआ या किसने कराई, तो गुप्त वंश ने कराया था। और गुप्त वंश के कौन शासक थे? कुमार वंश, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। कुमार गुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक स्कंद गुप्त बना। स्कंद गुप्त भारत के सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। किस झीलों का? कृत्रिम झीलों का। किसने? स्कंद गुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। क्लियर? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं उसका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। देखो भारत में जो वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी है? भारत में वेदों की संख्या कितनी है? वेदों में संख्या 4 है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है और संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ऋग्वेद में कितना? 10 मंडल है। पता ही होगा, हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। कितना? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। उसके बाद यजुर्वेद, अगला बात करते हैं। यजुर्वेद में कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद की अगर बात करें, जो सबसे आधुनिकतम वेद है, इसमें जादू, टोना, टोटका, वशीकरण इत्यादि का वर्णन किया गया है। कल्हण ने राजतरंगी नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है।
ठीक है। अगर पूछिए राजतरंगी पुस्तक की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने। यह पुस्तक क्या है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। चीनी यात्री जो था हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जबकि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आर्यभट्ट का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। आर्यभट्ट का अगर कोई पूछे भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, अगर कोई पूछे भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे जिससे आपका रिवाइज भी होता रहेगा। इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। उसके बाद हम लोग इसके आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।